एज डिस्कस्ड इन लास्ट पार्ट, जैसे मैंने बोला था लास्ट पार्ट में कि हम यहीं से शुरू करेंगे फॉर्म नंबर 2 से। फॉर्म नंबर 2 जो है रिकमेंडेशन होती है टू डिपॉजिट द फीस। एक नोटिस निकाला जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि अभी आपकी जो है CLU के लिए फाइल आई है, तो आप जो ट्रेजरी हेड होता है 0029, उसमें आप जितनी भी कंसर्न फीस जो बनाई होगी फीस वो डिपॉजिट करने के लिए कहा जाता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि जब फॉर्म 1 जो हमने पढ़ा पहले, फॉर्म 1 जो है वो था एप्लीकेशन जो अप्लाई करता है लैंड ओनर किसके लिए, परमिशन के लिए लैंड यूज को कन्वर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल और कमर्शियल के लिए। तो जब वो अपलोड करना है, उसने एप्लीकेशन लगानी है फॉर्म 1 पे ऑनलाइन, तो उसके साथ उसको रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट चाहिए, जमबंदी की नकल, गिरदावरी की नकल, और वो जो तदीमा वहाँ का नक्शा, जहाँ पे मैप वहाँ का जहाँ पे वो परमिशन ले रहा है, ये चीज़ें उसने अटैच करनी है, यानी कि जमाबंदी, गिरदावरी और तदीमा। कॉपी ऑफ सेल डीड, अगर उसने ज़मीन खरीदी है तो सेल डीड की कॉपी, या म्यूटेशन की कॉपी, या गिफ्ट डीड, जो भी उसके पास जिस तरीके से भी उसने ज़मीन एक्वायर करी हुई है उसकी कॉपी, और साथ में उसको लोकेशन प्लान जो वहाँ जहाँ पे वो ज़मीन ले रहा है उसकी साइट की लोकेशन प्लान, की प्लान उसका बना करके वो भी उसने अटैच करना है। उसके बाद अगर पेट्रोल पंप के लिए, गैस प्लांट के लिए, या किसी और चीज़ के लिए किसी एजेंसी से वो ले रहा है, कुछ जैसे पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल से ले रहा है या हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ले रहा है, तो उनका कॉपी ऑफ इंटेंट भी उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दिस इज़ आल्सो मैंडेटरी। जैसे ये एप्लीकेशन जो है विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड होती है, तो डिप्टी कलेक्टर जो है वो क्या करते हैं, ये जो एप्लीकेशन है इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो फॉरवर्ड कर देते हैं किसको, पहले तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ को फॉरवर्ड करेंगे टू वेरीफाई रिकॉर्ड एंड स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए कॉपी किसको चली जाएगी, वो चली जाएगी रेवेन्यू रिकॉर्ड को सेंड कर देंगे। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसको रिकॉर्ड और स्पॉट वेरीफाई करना रेवेन्यू फील्ड स्टाफ का काम होता है, वो करेंगे उसको। और साथ में एक कॉपी चली जाएगी PDD डिपार्टमेंट, यानी कि पब्लिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जाएगी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD को जाएगी, इरिगेशन को जाएगी, जल शक्ति को जाएगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाएगी, अगर ज़रूरत है तो नियर बाई रेलवे का है, रेलवे वालों को भी, रेलवे डिपार्टमेंट को भी जाएगी, अगर एयरपोर्ट है पास कहीं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी जाएगी। जो भी रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको एक एक कॉपी चली जाएगी, एक कॉपी भेजी जाएगी, और वो उन सारे डिपार्टमेंट से टाइम पे NOC आएगी, तभी ये CLU होगी। तो विद इन एक मंथ का टाइम होता है, स्टिपुलेटेड टाइम जो है 1 मंथ का होता है। हर एक डिपार्टमेंट जैसे उसको कॉपी इंडोर्स होती है तो वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना रिप्लाई बना कर भेज दें, ताकि विद इन 1 मंथ अगले बंदे की CLU हो जाए। तो पहला प्रोसेस जब एप्लीकेंट ने अप्लाई किया, ठीक, तो फॉर्म 1, उसके बाद जैसे सारे डॉक्यूमेंट उसने लगाए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे, कॉपी उसकी फॉरवर्ड कर देंगे किसको, रेवेन्यू स्टाफ को टू वेरीफाई रिकॉर्ड एंड स्पॉट। और उसके बाद बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट से जिनसे NOC की ज़रूरत है तो उनको भी एक कॉपी इंडोर्स कर दी जाएगी। तो फॉर्म 2 जो है, जैसे फॉर्म 2 जो होता है, ये मैंने जैसे बताया रिकमेंडेशन टू डिपॉजिट फीस के उसको एक एप्लीकेंट को एक नोटिस दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस की तरफ से कि भाई आपको इस नोटिस के माध्यम से ये बताया जाता है कि जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई की थी, किसके लिए, जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई की थी लैंड यूज़ के लिए, चेंज ऑफ लैंड यूज़ यानी कि CLU के लिए जो आपने एक एप्लीकेशन लगाई थी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने उसको क्या कर लिया है, इतनी तारीख को उसको रिकमेंड कर लिया है, उसको मान लिया है कंसिडरेशन के लिए। तो अब आपको क्या करना है कि आपको कन्वर्जन फीस जितनी भी होगी वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बना के कन्वर्जन फीस रुपीज़ इतने इतने आपको क्या करने हैं, अकाउंट हेड 0029 में आप ये फीस क्या करा दो, जमा करा दो 0029 के हेड में। और टाइम दिया जाता है उसको 7 डेज का। कितने दिन का टाइम दिया जाता है, 7 दिन का। यानी कि
जैसे एनओसीज वगैरह आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी अगर उसको कंसीडर कर लेती है कि इसकी सीएलयू वैलिड है, रिकमेंडेड है, होगी, तो उस केस में वो उस आदमी को नोटिस भेजते हैं, भाई ये जो नोटिस है इसके तहत आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि 0029 हेड जो है उसमें ट्रेजरी हेड जो है उसमें इतनी पेमेंट आपकी बनी है, इतनी कन्वर्जन फीस बनी है, ये आप डाल करके 7 दिन के अंदर अंदर डाल के वापस वो करें, बताएं, यानी कि इन्फॉर्म करें। उसके बाद जब उसकी फीस जमा हो जाती है तो फॉर्म 3 जो होता है, फॉर्म 3 जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से फॉर्म 3 जो है वो परमिशन ऑफ सीएलयू की फॉर्म कह सकते हो। जो ये है ये एक्चुअली क्या है, ये फॉर्म 3 जो है ये परमिशन कह सकते हो आप। उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने सेक्शन 133A 133 ए ऑफ JNK लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत आपने परमिशन के लिए फलाने नंबर खसरा में इतनी ज़मीन आपने क्या करी थी, तो जो जिसकी आपको परमिशन, जिसके लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसीज मांगी और उसके बाद उसको क्या हुआ, परमिशन मिल गई, तो परमिशन दी गई, यानी कि इस फॉर्म के तहत उसको परमिशन दी जाती है, इस फॉर्म के ऊपर उसको परमिशन दी जाती है। लेकिन जो परमिशन दी जाती है, परमिशन फॉर कन्वर्जन ऑफ अबव लैंड शैल, कुछ सब्जेक्ट कंडीशंस होती है उसके ऊपर, उनके बिहाफ के ऊपर ही उसको परमिशन दी जाती है कि जिस तरीके से उसने परमिशन मांगी है, चाहे उसने एग्रीकल्चर मांगी है, एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल मांगी है, तो वो रेजिडेंशियल ही यूज़ करेगा, ना कि वो उसको बाद में कन्वर्जन करके कमर्शियल करने की कोशिश करेगा। इन दैट केस उसकी जो परमिशन है वो नल एंड वाइड हो जाएगी। कोई इंसेंट्री कंडीशन जो है, मतलब कोई गंदगी वो नहीं फैलाएगा, ये भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा। परमिशन जो है वो ग्रांट करती है एंड प्रिवेंट करती है एनी इंसेंट्री कंडीशन, किसी तरीके की वो गंदगी वहां नहीं फैलाएगा। कि जिस पहले ही मैंने बता दिया एक चीज़ और, जिस चीज़ के लिए वो परमिशन लेगा वही यूज़ करेगा, अगर उससे अलावा कोई यूज़ करता है तो इस इन दैट केस उसकी जो है वैलिडिटी, जहाँ कह सकते हैं उसकी परमिशन वो खत्म हो जाएगी, नहीं मानी जाएगी। और उसको एक जो उसने उसमें रिक्वायर्ड करा है कि मैं इस लैंड को इसके लिए यूज़ करूंगा, मानो एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज़ करूंगा, तो वो उसको विद इन 1 ईयर के अंदर डेट ऑफ इशुएंस जो परमिशन हुई, तो इशुएंस के परमिशन के इशुएंस के 1 साल के अंदर अंदर उसको ये करना पड़ेगा, उस लैंड यूज़ को उस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो उस तरीके से यूज़ नहीं करता है, अगर फेल हो जाता है, तो फिर उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं नहीं कर पाया किसी रीज़न से। अदरवाइज अगर वो डिप्टी कलेक्टर के पास दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं करता है तो उसकी परमिशन जो है लैप्स हो सकती है, खत्म हो सकती है। अगर उसने बिल्डिंग बनानी है वहाँ पे, तो उसके लिए लायदा से उसको म्यूनसिपल कमेटी, जहाँ एज पर जो भी एरिया है, रूरल है, तो जहाँ से भी उसको बिल्डिंग की परमिशन लेनी है वो परमिशन भी उसको लेनी पड़ेगी। CLU डजंट मीन्स कि वो परमिशन की भी उसको क्या मिल गई, अथॉरिटी मिल गई। और एप्लीकेंट जो है जितने भी रूल्स वगैरह हैं इसमें वो सारे उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, उनको सबको उसको मानना पड़ेगा। इन कंडीशन के बेसिस के ऊपर उसको क्या मिलती है, परमिशन मिलती है CLU की। तो CLU की परमिशन जो है वो उसके उस सब्जेक्ट टू, इसके सब्जेक्ट होती है सब्जेक्ट टू कि आपको इंसेंट्री कंडीशन नहीं बनानी है, गंदगी नहीं फैलानी है, जिसके लिए आपने परमिशन ली वही चीज़ यूज़ करेंगे। विद इन 1 ईयर आप उसको यूज़ में लाएंगे। अगर विद इन 1 ईयर यूज़ में नहीं लाएंगे, ला सकते हो, नहीं ला पाए तो डिप्टी कलेक्टर से आपको टाइम टू टाइम उसको एक्सटेंड करने के लिए परमिशन लेनी होगी, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो अगली बात कि आप जो भी रूल में, एक्ट में लिखा है उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें फॉलोअप नहीं करते हैं, दैट केस आपकी परमिशन जो है वो नल एंड वाइड भी हो सकती है। तो ये था इसके बारे में, परमिशन के बारे में, CLU के बारे में, चेंज ऑफ लैंड यूज फ्रॉम वन एग्रीकल्चर लैंड टू नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, लाइक रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, पेट्रोल पंप के लिए, गैस प्लांट अदर के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो हमारा CLU का टॉपिक है ये कंटिन्यू रहेगा, इसके बाद और वीडियो आएगा, एक सीरीज रहेगी, 4-5 वीडियो इस पे बनेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।